का साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आपका 10 मार्च को एग्जाम है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के एग्जाम में बेटा क्या आने वाला है, उसके लिए मैंने इस जादुई कॉपी को बिल्कुल ओपन कर दिया है, बिल्कुल खोल दिया है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो जो एग्जाम में आने वाले हैं। बेटा वीडियो को अंत तक देखना ताकि सारा बेनिफिट ले सको। इसमें मैंने 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर दिया है। पहले तीनों चैप्टर्स कौन कौन से बेटा? अपना हो गया मेसोपोटामिया, रोमन एम्परर और चंगेज खां। बेसिकली जिन चैप्टर्स के नाम क्या हैं, पहले का नाम है बेटा हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ, दूसरे का एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स और तीसरे का नोमैडिक एम्पायर्स। तीनों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं। पहला चैप्टर है जो राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उसमें से बेटा 3 मार्क्स का यानी कि शॉर्ट आंसर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं बेटा जो दूसरा है, दूसरा क्या है बेटा हमारा रोमन एम्परर, उसमें से शॉर्ट आंसर नहीं आ रहा। मैं पहले ही आपको ये चीज इन्फॉर्म कर चुका हूं। और जो तीसरा है बेटा नोमैडिक एम्पायर, उसमें से भी शॉर्ट आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस को तैयार किया है जो शॉर्ट और लॉन्ग का अलग अलग कनेक्शन हो जाए। यानी कि जो 2 चैप्टर है उसमें से मैंने शॉर्ट आंसर्स को लिया ही नहीं, और जो पहला चैप्टर है उसमें से मैंने लॉन्ग आंसर को भी नहीं लिया। क्लियर हुई बात? तो बेटा उसी हिसाब से आप चलना जिस हिसाब से आपका सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है। ऐसा ना हो यार जिसमें से 8 नंबर का आ ही नहीं रहा, आप उसमें से 8 नंबर का रटने में लगे हुए हो, जिसमें से 8 नंबर का आ रहा है उसमें से 3 नंबर का रटने में लगे हुए हो, मामला खराब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो चलो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बेटा राइटिंग एंड सिटी लाइफ में से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, इसके एमसीक्यू भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से, ताकि बेटा मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। क्लियर हुई बात? तो बेटा जो हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है इराक इज अ लैंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन। यानी कि जो बेसिकली इराक है, इराक जिसे पहले मेसोपोटामिया कहते थे, आज के टाइम पे इसे इराक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया कि इराक एक जियोग्राफिकली डाइवर्स है। जियोग्राफिकली डाइवर्स का मतलब क्या, उसका भौगोलिक क्षेत्र विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण का मतलब क्या होता है बेटा कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। तो आपको बताना होगा जी सर बिल्कुल सही बात है। इसमें आप एक ऐसे बेसिकली ग्राफ टाइप बना देना, सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख के एक्सप्लेन कर दोगे कि साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, तो भाई 1 नंबर का आंसर होगा और बड़ा जबरदस्त आंसर आपका दिखेगा। क्लियर हुई बात? और इसी के साथ बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में, वो पूछा जाता है इराक के साउथर्न पार्ट की विशेषताएं। साउथर्न पार्ट बेसिकली जो इराक के साउथ में बेटा वो डेजर्ट है। क्या है? रेगिस्तान है साउथ में, दक्षिण में। ठीक है, उधर के दक्षिण में रेगिस्तान होने के बावजूद वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है, कृषि काफी अच्छी होती है। उसके बारे में जरूर पूछता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल उसे छोड़ना मत। क्लियर हो गई बात? ये 2 क्वेश्चन आए समझ। उसके बाद बेटा आपसे पूछेगा क्या, लेबर डिवीजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार कर लो। मैंने पिछली बार भी आपको 2 क्वेश्चन स्टार करने के लिए बोला था, हार्म प्रिंसिपल, और दूसरा कौन सा बोला था बेटा, जॉन रॉल्स जस्टिस थ्योरी, पॉलिटिकल के पेपर में बोला था। दोनों क्वेश्चन लड़कियों में भी थे, लड़कों में भी थे। लो मैंने इस बार भी बोल दिया, एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टार कर लो, लेबर डिवीजन आपको पेपर में जरूर दिखेगा। लेबर डिवीजन का मतलब क्या होता है बेटा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल था आपको बताऊं, शहरों में श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन एक खास विशेषता होती है। विदाउट लेबर डिवीजन के शहर नहीं चल सकते। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ अब यहाँ पे भी अभी लेबर डिवीजन हुआ है। बेसिकली क्या है, मेरे साथ एक सर खड़े हुए हैं जो कैमरे को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और एक सर हैं जो एडिटिंग करेंगे, एक सर हैं जो अपलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सारा लेबर डिवीजन हो गया ना। हम भी एक तरीके से लेबर हैं। क्लियर हुई बात? तो क्या कर रहे हैं, एक वर्क को बांटा हुआ है, अकेला इंसान सारे काम को नहीं कर सकता। आ गई बात समझ? ऐसे ही बेटा इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एक मोहर बनाने वाले का। मोहर बनाने वाला पत्थर कहीं और से लाएगा, ठीक है, उसे उकेरने के लिए हथियार कहीं और से आएंगे, उसे रंगीन करने के लिए बेसिकली जो कलर है वो कहीं और से आएगा। यानी एक पर्सन हर एक चीज को नहीं बना सकता। क्लियर हो गई बात? यही आपको एग्जांपल देके समझाना है मेसोपोटामिया में लेबर डिवीजन को। क्लियर है? उसके बाद बेटा आता है सिटी मारी वॉज इंपॉर्टेंट अर्बन ट्रेड सेंटर एक्सप्लेन। यानी कि जो मारी नगर है वो एक प्रमुख शहरी वाणिज्य सेंटर था। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे व्यापार होता हो, उसे एक्सप्लेन करना है। तो आपको मारी नगर के व्यापार के बारे में टोटली बताना होगा। क्लियर हुई बात? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बड़े चॉइस कर करके निकाले हैं मैंने आपके लिए, तो बिल्कुल रट लेना इन्हें। उसके बाद आता है बेटा सिटी उर इन मेसोपोटामिया लुक टाउन प्लान। यानी कि जो उर नगर था वो मेसोपोटामिया में टाउन प्लानिंग का एग्जांपल है। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, शहरी नियोजन।
ठीक है, क्वेश्चन पूछता है जो उर है वो मेसोपोटामिया में शहरी नियोजन का एक उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको उसकी विशेषताएं बतानी है। जैसे एक टाउन होता है, टाउन में क्या क्या खासियत होती है बेटा? ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी कि नालियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, ठीक है, व्यापार बड़े स्तर पर होता है। तो वही सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होंगी, जो जो आपको उर नगर की विशेषताएं पता हो। क्लियर हो गई बात? उसके बाद बच्चा एक क्वेश्चन है, हाउ वर दी अर्ली टेम्पल सिमिलर टू अ हाउस? जो अर्ली टेम्पल्स थे, टेम्पल्स मतलब जो शुरुआती मंदिर थे, वो किस तरीके से घरों से मिलते जुलते थे, वो आपको बताना है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जो शुरू के मंदिर थे वहाँ के, बेसिकली सबसे पहले तो एक शीरीन पाए गए, मतलब कि जो छोटे से देवालय पाए गए हैं। देवालय का मतलब क्या है? देव प्लस आल्य। आल्य का मतलब क्या होता है बच्चा? घर। आल्य मतलब बेसिकली क्या है? घर का ही पर्यायवाची शब्द है, आवास का ही पर्यायवाची शब्द है। तो बेसिकली देवताओं का आलय, यानी कि देवताओं का घर। धीरे धीरे उसे क्या किया गया? मंदिरों को बड़ा किया गया, ठीक है। और बेसिकली जो मंदिरों की दीवारें होती थी वो घरों की तरह ही होती थी, लेकिन डिफरेंस इतना होता था, कुछ अंतराल पे आके, कुछ डिफरेंस पे आके वो ऊपर की साइड ऐसे मुड़ जाती थी। क्लियर हो गई बात? तो आपको इसमें मंदिरों के बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, किस तरीके से मंदिर उस टाइम समाज का मुख्य केंद्र थे। समाज का मुख्य केंद्र का मतलब क्या होता है बेटा? सारी जो सोशल एक्टिविटी थी या सामाजिक गतिविधियां थी, वो कहाँ होती थी? मंदिरों में ही होती थी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, धीरे धीरे जो मंदिर थे, मंदिर इस तरीके से बनते चले गए कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज थी, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं मछली का, ठीक है। तो जो मंदिरों में मछली वगैरह चढ़ाई जाती थी, ठीक है। और मैं एग्जांपल दूं आपको व्यापार का, मंदिरों में बैठ के वो लोग व्यापार भी करते थे, जो ट्रेड डील्स होती थी वो मंदिरों में बैठकर ही होती थी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं बेटा, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मंदिर सोशल लाइफ का एक मेन केंद्र बन गए थे। पहले वो सारी एक्टिविटी जो अलग जगह पे होती थी, धीरे धीरे वो सारी एक्टिविटीज मंदिरों में होने लगी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आ जाता है बेटा एक क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड? यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विश्व को क्या क्या देन है, ठीक है। मेसोपोटामियन सभ्यता की विश्व को क्या क्या देन है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप बताओगे मेसोपोटामियन सभ्यता की, बेसिकली जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसने विश्व को क्या क्या दिया है। इधर लेगेसी ऑफ मेसोपोटामियन टू द वर्ल्ड भी पूछ सकता है, ठीक है। देन का मतलब क्या होता है? क्या क्या मेसोपोटामिया से हमने लिया है। तो देखो, भौगोलिक शिक्षा, ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का ज्ञान, रूट निकालना यानी कि मैथमेटिक्स का जितना भी ज्ञान है, या पहिए का आविष्कार, या हम बात करें कुम्हार का आविष्कार, या समय का ज्ञान। समय का ज्ञान का मतलब क्या है? उन्होंने ही हमें बताया था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सारी चीजें हमें किसने बताई? ये सारी चीजें हमें बताई मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन ने। आगे बात समझ? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो मैंने आपको बोले हैं। नोट डाउन करो, आंसर्स ढूंढो, ना मिले तो भाई कमेंट में बताओ, ठीक है। या मैं आपको सीधा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं अपना, नोट डाउन कर लो, 7982038393। आप उस पर बेटा मेरे को हाई सेंड करो और मुझे बोलो सर मेरे को आंसर चाहिए, और क्वेश्चन लिख के दे दो, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम तीसरे चैप्टर पे, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 साम्राज्यों में फैला, बेसिकली 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। इसमें से याद रखना बेटा, बेसिकली 3 नंबर का नहीं आ रहा, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी कि शॉर्ट आंसर कोई भी नहीं आ रहा। तो इसमें से क्या आएगा? सीधा लॉन्ग आंसर आएगा। क्या आएगा मेरा बच्चा? लॉन्ग आंसर आएगा। तो लॉन्ग आंसर में क्या क्या आपसे पूछ सकता है वो सारे, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर है बेटा वो आएगा इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, ठीक है, यानी कि रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। लिख लो, नोट डाउन कर लो, स्टार कर लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या चीज? रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। क्लियर हुई बात? उसके बाद बच्चा पूछा जाएगा रोमन साम्राज्य की विश्व को देन, जैसे कि मेसोपोटामिया की लेगेसी पूछी गई है, वैसे ही रोमन एम्परर की लेगेसी भी पूछी जा सकती है कि आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने विश्व को क्या दिया। क्लियर हो गई बात? उसके बाद तीसरा पूछ सकता है बेटा रोमन साम्राज्य के प्रमुख 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं बेटा? सम्राट, सेनेट और सेना। तीनों के बारे में पूछ लेगा। या क्वेश्चन को ना थोड़ा घुमाता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है, राजनीतिक और आर्थिक विशेषताएं बताता है, पूछता है, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ रोमन एम्परर।
तो आपको पॉलिटिकल के बारे में पूरा बताना होगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती थी उनकी, ठीक है। 3 खिलाड़ियों के बारे में बताओगे कि किस तरीके से सम्राट यानी कि किंग का राज था, उसके नीचे आ जाते थे सेनेट के नीचे आ जाती थी सेना, फिर सैनिक विशेषताएं पूछ लेगा, ठीक है। आप सेना के बारे में थोड़ा बहुत बता दोगे कि आपको पता होगा सबसे पहली जो वाकई बेसिकली मैं आपसे बात करूं, वाकई जो सबसे पहली सेना थी वो वेतनभोगी थी। वेतनभोगी का मतलब क्या होता है, जिसे सैलरी मिलता हो, ठीक है, पेड आर्मी। आ गई बात समझ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आर्थिक और राजनीतिक पूछेगा तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, पॉलिटिकल को भी और इकोनॉमिक को भी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बच्चा आपसे पूछ सकता है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों की स्थिति। श्रमिकों का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली उधर रोमन एम्पायर में लेबर्स की कंडीशन क्या थी, ठीक है। क्या पूछ सकता है, लेबर्स की कंडीशन, तो वो भी आपको क्लियर करके बतानी होगी। क्लियर है। उसके बाद मेरे बच्चा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमन साम्राज्य का समाज, संस्कृति और साक्षरता। समाज, संस्कृति यानी कि सोसाइटी, कल्चर एंड लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता। तो तीनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दे सकता है। आपको पूरा बताना होगा कि उधर की सोसाइटी कैसी थी, उधर का लिटरेसी रेट कैसा था, उधर का कल्चर कैसा था, कौन सी भाषा बोलते थे, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये चीजें आप बिल्कुल लिखते चलना, नोट डाउन करते चलना, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया। अगर मेरे बच्चा आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हो तो सोच लो आप 8 नंबर या 3 नंबर को त्याग रहे हो। आ गई बात समझ। बेटा पॉलिटिकल साइंस का भी आप पूरा पेपर देख सकते हो, हमारी वीडियोस को रिपीट करके देख लो, जो बताया था सारा वही था। और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, जो बता रहा हूँ सारा वही होगा। तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12th क्लास में आपके बहुत काम आएंगे हम। क्योंकि 12th क्लास बेटा 11th में तो क्या है, हमने एंड से वीडियोस को शुरू किया, ठीक है। क्योंकि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर आप ऑफलाइन तो कर ही दो, ऑनलाइन भी करो। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, बच्चों की थोड़ी हेल्प की जाए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में बेटा ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला खेल नहीं खेलूंगा मैं, ठीक है। 12th क्लास में पूरा सिलेबस कराऊंगा और एंड तक जो बच्चा बना रहेगा उसके गारंटी मैं दूंगा नंबर्स की, ठीक है। पूरा A to Z सिलेबस, और उस लेवल पे कराऊंगा बेटा जिस लेवल पे शायद ही कोई यूट्यूब पे आपको कराता होगा। आ गई बात समझ। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। अब आ जाते हैं बेटा हम नोमैडिक एम्पायर पे। किस पे? नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर का मतलब क्या है बेटा, यायावर साम्राज्य। क्या है? यायावर साम्राज्य। यानी कि इससे चंगेज खां का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। याद रखना, चंगेज खां का क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो एक तो अचीवमेंट एज ए रूलर आ सकता है, यानी कि जो चंगेज खां थे उनकी रूलर रहते हुए शासक के रूप में क्या क्या अचीवमेंट थी। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, अचीवमेंट एज अ रूलर ऑफ चंगेज खां, ठीक है। आप पढ़ लेना। उन्होंने एक अच्छी आर्मी बनाई थी, उन्होंने जितने भी नोमैड्स थे, नोमैड्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जितने भी ये घुमंतु चरवाहे थे बेसिकली, उन सबको इकट्ठा किया था। देखो उस टाइम पे जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इतने सारे चरवाहे घूमते थे, ठीक है। अब वो क्या था, एक जगह टिकते नहीं थे। किसी भी रूलर के लिए उन्हें इकट्ठा कर पाना नामुमकिन था, लेकिन चंगेज खान ने ये चीज कर दिखाई। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो बेटा पहली बार इतनी ज्यादा विविधताओं भरा साम्राज्य तैयार किया, तो ये सब क्या हो गई, अचीवमेंट हो गई नहीं हो गई। आर्मी इतनी बड़ी तैयार कर देना, ये अचीवमेंट हो गई नहीं हो गई, बिल्कुल अचीवमेंट है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बच्चा आ जाता है आर्मी अचीवमेंट पूछ लेता है। ओनली क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द आर्मी अचीवमेंट ऑफ चंगेज खां, ठीक है। यानी कि चंगेज खां की सैनिक बेसिकली अचीवमेंट को कहते हैं उपलब्धियां, ठीक है। तो चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां बहुत बार पूछा गया, यानी कि उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जो कि विश्व प्रसिद्ध थी या विश्व की सबसे बड़ी सेना थी। ये ऐसा कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको वही बताना है। क्लियर हो गई बात। अब चंगेज खां की जब हम सैनिक विशेषताओं की बात करते हैं तो बेटा बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मल थोड़ी बहुत बताऊं तो आपको तीरंदाजी का ज्ञान था, घुड़सवार थे, ठीक है। उसके बाद वो नेफ्ता बमबारी जानते थे। वो सबसे पहले जहाँ पे भी लड़ाई होती थी पहले अपना घेराव बनाते थे, ठीक है, ताकि सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और उन्हें पूरी जंगल या फॉरेस्ट की नॉलेज थी, ठीक है। पूरा मतलब अंडर मैपिंग वर्क होता था। कहने का मतलब क्या, उन्हें एक एक कोने का पता था कि कहाँ का मौसम कैसा होगा, कहाँ का हाल कैसा होगा। वो हर एक चीज को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो पहले से ही युद्ध को प्रिपेयर करते थे, पहले से प्रैक्टिस करते थे, योजना बनाते थे, और योजना बनाने के बाद युद्ध में जाते थे। उससे पहले ऐसी सेना ही नहीं थी। क्लियर हुई बात। तो इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आ गई बात समझ। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आ जा सकता है यासा। व्हाट इज यासा एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यासा। यासा बेसिकली एक सिविल कोड था जो कौन लाया था, चंगेज खान, ठीक है।
उसकी आपको विशेषताएं और बतानी है। अगर ना मिले आंसर तो भाई बैठा है, कमेंट करना, ठीक है, या व्हाट्सएप पे करना, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये यासा को बहुत अच्छे से रटना, पिछली बार भी पेपर में आया था, इस बार भी पेपर में आएगा, स्टार कर लो। क्लियर हो गई बात। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउनफॉल ऑफ मंगोल एम्पायर। इसमें से भी बेटा याद रखना, मैंने शॉर्ट आंसर्स नहीं बताया आपको। शॉर्ट आंसर्स क्यों नहीं बताए? क्योंकि आपके सपोर्टिंग मटेरियल में साफ साफ इंडिकेशन दे रखा है कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, लेकिन कोई शॉर्ट आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? आ गया समझ बेटा? ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।